हेलो दोस्तों, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक जैपनीज फिल्म जो क्राइम थ्रिलर्स की कैटेगरी में वन ऑफ द डिसेंट फिल्म मानी जाती है। इसमें आप देखेंगे कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने ज्यादा और झूठ बोलने पड़ते हैं, और अगर ऐसे में किसी क्रिमिनल को अपने जान की परवाह ही ना हो तो लाख कोशिशों के बाद भी उस झूठ का पर्दाफाश करना कितना मुश्किल होता है। इस मूवी का नाम और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए फिर बिना कोई समय जाए किए फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम मसाया नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने किसी जान पहचान वाले आदमी के साथ रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह पर था। अचानक ही मसाया उसके ऊपर हथौड़ी से हमला कर देता है और कुछ ही मिनट्स के अंदर वो इस जिंदा आदमी को एक लाश में तब्दील कर देता है। उसे मारने के बाद वो उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाता है और फिर उसकी इस जलती हुई डेड बॉडी को बहुत गौर से देखने लगता है। तो आखिर मसाया और इस आदमी के बीच क्या कनेक्शन था और इसने इसको क्यों मारा, इन सारे सवालों का जवाब हमें कहानी में आगे मिलेगा। इसके बाद यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। हम एक कार में बैठे हुए 3 सरकारी वकीलों को देखते हैं। इनमें से एक आदमी का नाम है फुजिको और इसी ने अब तक मसाया के केस को लड़ा था, लेकिन अब वो इस केस को तवाकी को सौंप रहा है ताकि इससे जुड़े कुछ दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा सके। यहाँ ये बीच में बैठा हुआ इंसान तवाकी का असिस्टेंट है जिसका इस कहानी में कुछ खास रोल देखने को नहीं मिलता। मसाया से मिलने के लिए तवाकी इन दोनों के साथ उसकी जेल में पहुंचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मसाया ने पहले ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे उस मर्डर के लिए मौत की सजा भी मिल चुकी है, लेकिन ये सरकारी वकील चाहते हैं कि किसी तरह उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदला जा सके। उससे मिलने से पहले फुजिको तवाकी से कहता है कि ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब टाइप का क्रिमिनल है जो हर बार के पूछताछ में अपना बयान थोड़ा बहुत तो बदल ही देता है। मसाया ये सब कुछ जानबूझकर करता है या उसे कोई बीमारी है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। फिर कुछ ही देर में इनकी मुलाकात मसाया से होती है। इन लोगों की बातचीत से हमें पता चलता है कि मसाया पहले एक फूड फैक्ट्री में काम किया करता था और उस रात उसने जिस आदमी का मर्डर किया था वो असल में उसी फूड फैक्ट्री का मालिक था। तवाकी उससे इसके पीछे की वजह पूछता है। मसाया कहता है कि मुझे पिछले काफी सालों से नशे और गैम्बलिंग की आदत रही है, इसलिए मुझे बीच बीच में छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर एक दिन उस फूड कंपनी के मालिक ने मुझे वहां चोरी करते हुए देख लिया, तो उसने मुझे जॉब से निकालने के साथ साथ पुलिस कंप्लेन करने की धमकी भी दी और इसी वजह से उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे उसे मारना ही पड़ा। फिर उसका वॉलेट चुराने के बाद मैंने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तवाकी उससे पूछता है कि क्या उस दिन तुमने किसी प्रकार का नशा किया था। मसाया कहता है हाँ किया तो था। तो तवाकी पूछता है कि तुमने उसे मारने के बारे में नशा करने से पहले सोचा था या बाद में। मसाया कहता है कि जहां तक मुझे याद है नशा होने के बाद ही मैंने ये प्लान बनाया था। तभी फुजिको उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है कि देखो तुम एक बार फिर से अपना बयान बदल रहे हो। जब मैंने पहले तुमसे ये सवाल पूछा था तब तुमने कहा था कि तुमने उसे मारने के बारे में नशा करने से पहले ही सोच लिया था। मसाया कहता है कि ज्यादातर समय तो मैं नशे में ही रहता था, तो मुझे ये सब कैसे याद रहेगा। मसाया ने उस मरने वाले की फैमिली के लिए एक सॉरी लेटर लिखा था जो वो जाने से पहले तवाकी को देते हुए कहता है कि ये उसकी फैमिली तक जरूर पहुंचा देना। तवाकी इस लेटर को लेकर उन दोनों कलीग्स के साथ अपने ऑफिस में पहुंचता है। यहाँ ये तीनों एक बार फिर से उस केस के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। फुजिको उसे बताता है कि मरने वाले आदमी की 22 साल की एक बेटी है जो उस पूरे केस की सुनवाई के दौरान कभी भी कोर्ट रूम में नहीं आई। तवाकी कहता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने फादर को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो। फिर अगले दिन तवाकी अपने असिस्टेंट के साथ उस क्राइम लोकेशन पर पहुंचता है। इस जगह पर एक लड़की पहले से ही मौजूद थी। उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो लंगड़ाते हुए चलकर यहाँ से चली जाती है। ये दोनों देखते हैं कि क्राइम स्पॉट पर क्रॉस का एक निशान बना हुआ है, तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी पता करने के लिए ये दोनों इस केस से जुड़े हुए एविडेंसेस देखने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। तवाकी को यहाँ मरने वाले के वॉलेट पर पेट्रोल के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि मसाया ने उसे आग लगाने से जस्ट पहले ही इस वॉलेट को निकाला होगा, जो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करता है कि मसाया का इरादा यहाँ चोरी करने का नहीं बल्कि उस आदमी को मारने का ही था, वरना वो उस पर पेट्रोल छिड़कने से पहले ही इस वॉलेट को निकाल चुका होता। तवाकी को यहाँ ये बात हैरान कर रही है कि आखिर क्यों एक क्रिमिनल खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। फिर अगले दिन वो मसाया के उस सॉरी लेटर को देने के लिए मरने वाले आदमी के घर पर जाता है। यहाँ तवाकी की मुलाकात उस लड़की से होती है जिसको उसने उस दिन उस क्राइम स्पॉट पर देखा था। इस लड़की का नाम है यूकी और ये उस मरने वाले आदमी की बेटी है। मरने वाले आदमी की वाइफ हिजाको मसाया के इस माफीनामे को लेने से इनकार कर देती है और वो तवाकी के सामने ही उस लेटर को फाड़कर फेंक देती है। फिर शाम के समय वो तीनों वकील एक बार फिर से मिलकर डिस्कशन करने लगते हैं कि अगर किसी तरह वो मसाया के इस क्राइम को मरने वाले आदमी के साथ उसकी पर्सनल दुश्मनी साबित कर दें तो उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। फिर 2 दिन बाद ये लोग मसाया से मिलने के लिए फिर से उसी जेल में जाते हैं। फुजिको उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि एक बार फिर से तुम अपना बयान बदलकर इस केस को कमजोर कर रहे हो। असल में कल ही एक इंटरव्यू के दौरान मसाया ने बोला कि उस आदमी का मर्डर करने के लिए उसकी वाइफ हिजाको ने उसे पैसे दिए थे
और उसी के कहने पर मसाया ने उसका मर्डर किया ताकि उसके मरने के बाद उसकी वाइफ हिजाको को उसके इंश्योरेंस का सारा पैसा मिल जाए। तवाकी को उसकी इस बात पर भरोसा नहीं होता तो मसाया उससे कहता है कि तुम चाहो तो मेरी बैंक डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। हिजाको ने अपने ही अकाउंट से मुझे वो पैसे ट्रांसफर किए थे। अब यहाँ एक बार फिर से इस केस में एक नया मोड़ आता है। फिर अगले दिन वो मसाया की मकान मालिक से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। तवाकी उसे हिजाको का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या कभी ये औरत मसाया से मिलने के लिए यहाँ पर आया करती थी। वो तवाकी को बताती है कि इस औरत को तो उसने यहाँ पर कभी नहीं देखा, लेकिन उससे मिलने के लिए कोई यंग लड़की कभी कभी यहाँ पर आती थी जिसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम थी। तवाकी समझ जाता है कि जरूर वो उस मरने वाले आदमी की बेटी यूकी के बारे में बात कर रही है। यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि मसाया के पास पहले एक तोता हुआ करता था जिसे उसने जेल जाने से कुछ दिन पहले ही उड़ा दिया। फिर अगले दिन वो मसाया से मिलने के लिए जेल जाता है। वो मसाया से कहता है कि तुम्हारी मकान मालिक ने मुझे बताया कि उस मर्डर से पहले ही तुमने 2 महीने का एडवांस किराया दे दिया था, तो इसका मतलब ये साफ है कि तुमने इस मर्डर की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। मसाया उसे हंसते हुए कहता है कि वैसे तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हाँ ये भी सच है कि कभी कभी मैं आने वाले भविष्य को देख लेता हूँ और शायद इसीलिए मैंने एडवांस में उसे रूम रेंट दिया होगा। फिर अगले दिन से वो उस मरने वाले आदमी की बेटी यूकी पर नजर रखने लगता है क्योंकि वो मसाया से मिलने के लिए अक्सर उसके घर पर जाया करती थी। और इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसके पैरों में ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं थी, बल्कि एक दिन अपने फैक्ट्री के 2nd फ्लोर से गिरने की वजह से उसके पैरों में ये चोट लगी। फिर रात के समय तवाकी अपने फादर से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। तवाकी के फादर पहले एक जज हुआ करते थे जिन्होंने आज से 30 साल पहले एक मर्डर केस में मसाया को सजा सुनाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मसाया के साथ ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो एक मर्डर करके सजा काट चुका है। मसाया के उस पुराने मर्डर केस के बारे में और ज्यादा पता लगाने के लिए तवाकी अपने असिस्टेंट के साथ उसके होम टाउन जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात उस पुलिस वाले से होती है जिसने उस समय मसाया को गिरफ्तार किया था। तवाकी को यहाँ पता चलता है कि 30 साल पहले वो मर्डर मसाया ने बदला लेने के इरादे से किया था। इस शहर का कोई छोटा मोटा गुंडा अक्सर उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ किया करता था। मसाया ने उसे समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो फिर आखिर में बदले की भावना से मसाया ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसके जेल जाने के बाद उसकी बेटी उससे मिलने के लिए कभी नहीं आई और हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चली गई। फिर अगले दिन वो मसाया से मिलने के लिए फिर से जेल जाता है। तवाकी उससे कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो ताकि मैं तुम्हें मौत की सजा से बचा सकूं। मसाया कहता है कि उस आदमी को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह का इंसान तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। तवाकी उससे पूछता है कि आखिर वो उस मरने वाले इंसान से इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन इसके जवाब में मसाया उसे कुछ भी नहीं बताता। तवाकी को महसूस होता है कि रॉबरी जैसी छोटी चीज के लिए तो मसाया ने ये नहीं किया होगा, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी वजह है जो वो कोर्ट में बताना नहीं चाहता। फिर अगले दिन वो यूकी से मिलकर इस केस के सिलसिले में पूछताछ करता है। यूकी उसे बताती है कि वो मसाया से मिलने के लिए कभी कभी उसके घर पर जाया करती थी क्योंकि असल में उन दोनों के बीच बाप बेटी जैसा रिश्ता था और उसकी फादर की फूड फैक्ट्री में काम करने की वजह से उन दोनों के बीच जान पहचान हुई थी। अगले सीन में हम यूकी और उसकी माँ को कुछ बातें करते हुए देखते हैं। इन दोनों की बातें सुनकर साफ पता चलता है कि उस मर्डर के पीछे की असली वजह के बारे में इन दोनों को पता है। हिजाको अपनी बेटी से कहती है कि अगर सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो हमें अपनी फूड फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। यूकी कहती है कि ऐसे फ्रॉड करके फैक्ट्री चलाने से तो बेहतर है कि हम उसे बंद कर दें। हिजाको उसे वार्न करती है कि वो कोर्ट रूम में अपना मुंह बंद ही रखे। फिर अगले दिन तवाकी एक बार फिर से मसाया से मिलने के लिए जाता है। तवाकी उसे समझाता है कि सामने वाला वकील तुम्हारे ऊपर रॉबरी करके मर्डर का आरोप लगाने वाला है, लेकिन तुम्हें इन आरोपों से साफ इनकार करते हुए कोर्ट रूम में ये कहना है कि तुमने उसका मर्डर उसकी वाइफ हिजाको के कहने पर किया। मसाया उससे कहता है कि तुम मेरी जान बचाने के लिए कितने ज्यादा डेस्परेट होते जा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस हिजाको वाली स्टोरी में कुछ दम है? मैं ये साफ तौर पर देख पा रहा हूँ कि तुम्हें सच जानने से ज्यादा तो बस इस बात में इंटरेस्ट है कि किसी भी तरह मुझे मौत की सजा से बचाया जा सके। उसकी ये बातें सुनकर तवाकी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो मसाया से कहता है कि ये मर्डर तुमने किया है तो तुम्हें ही इसके पीछे का सच पता होगा। अगर हम लोग कोर्ट में इस मर्डर के पीछे की कोई सही वजह साबित कर दें तो तुम्हें मौत की सजा से तो बचाया ही जा सकता है। मसाया कहता है कि अब वो और ज्यादा नहीं जीना चाहता। वैसे भी उसने अपनी पूरी जिंदगी लगभग अकेले ही काटी है और इस दुनिया में किसी को भी उसके जीने या मरने से फर्क नहीं पड़ता। तवाकी के काफी पूछने के बाद भी मसाया उसे उस मर्डर के पीछे का सच नहीं बताता। फिर अगले दिन मसाया को कोर्ट रूम में पेश किया जाता है। ऑपोजिशन की तरफ से उसके ऊपर ये इल्जाम रखा गया था कि मसाया ने उस आदमी को लूटने के इरादे से उसकी हत्या की और फिर सबूतों को मिटाने के लिए उसकी डेड बॉडी को आग लगा दिया। लेकिन मसाया इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार करता है। वो बताता है कि हिजाको के कहने पर ही उसने ये मर्डर किया। मसाया की इस बात को साबित करने के लिए उसका वकील तवाकी जज के सामने मसाया और हिजाको की बैंक डिटेल्स दिखाता है। इसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उस मर्डर से कुछ दिन पहले हिजाको ने अपने अकाउंट से मसाया को 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके जवाब में हिजाको कहती है कि उसका हस्बैंड ही उसके बैंक अकाउंट्स को हैंडल किया करता था, तो जरूर उसने ही मरने से कुछ दिन पहले मसाया को ये पैसे ट्रांसफर किए होंगे।
लेकिन इस सवाल का जवाब हिजाको के पास भी नहीं था कि आखिर उसके हस्बैंड ने मसाया जैसे एक मामूली एम्प्लॉय को इतने सारे पैसे ट्रांसफर क्यों किए। यहीं हम देखते हैं कि आज पहली बार यूकी इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में आई थी। मसाया के इस केस को कमजोर पड़ता देख अब उससे रहा नहीं जाता। इस सुनवाई के खत्म होने के तुरंत बाद वो तवाकी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। यूकी उसे कुछ फोटोज दिखाते हुए बताती है कि उसके और मसाया के बीच कुछ ही दिनों में बाप बेटी जैसा रिश्ता बन गया था, इसीलिए अपने दिल की वो बात जो उसने सबसे छुपा के रखी मसाया के सामने कह पाती थी। वो तवाकी को बताती है कि उसके कहने पर ही मसाया ने उसके फादर का मर्डर किया। असल में यूकी अपने बाप की सगी बेटी नहीं है, बल्कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी और पिछले कई सालों से उसका फादर उसे फिजिकली अब्यूज कर रहा था। यूकी के पैरों में ये चोट लगने की भी असली वजह उसका फादर ही था। एक दिन उसने अपनी फैक्ट्री में यूकी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो किसी तरह से खुद को उससे बचाकर उसने फैक्ट्री के सेकंड फ्लोर से नीचे की ओर छलांग लगा दी। इस हादसे में यूकी की जान तो बच गई, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपाहिज होना पड़ा। उसकी ये सारी कहानी सुनकर तवाकी और उसके साथी काफी हैरान होते हैं और सबसे ज्यादा हैरानी तो उनको तब होती है जब यूकी उनको बताती है कि इन सारी बातों के बारे में उसकी माँ हिजाको को पता था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर हमेशा अपना मुंह बंद रखा। असल में हिजाको एक लालची औरत है जिसने सिर्फ पैसों के लिए ही उस आदमी से शादी की थी और इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका हस्बैंड अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है। फुजिको उससे पूछता है कि क्या तुम कोर्ट में आकर अपनी ये गवाही दे पाओगी। यूकी कहती है कि मसाया को मौत की सजा से बचाने के लिए वो ऐसा जरूर करेगी। तो तवाकी उससे कहता है कि इस केस के सिलसिले में तुमसे काफी नाजुक किस्म के सवाल भी पूछे जाएंगे, इसलिए क्या तुम सच में गवाही देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। यूकी कहती है कि सिर्फ मसाया के कहने पर ही उसने आज तक इस सच को छुपा के रखा, लेकिन वो अपनी माँ हिजाको की तरह नहीं है जो अपनी आंखों के सामने गलत होता देखकर भी अपना मुंह बंद रखे। फिर अगले दिन तवाकी मसाया से मिलकर कहता है कि यूकी ने इस केस से जुड़ी हुई सारी सच्चाई मुझे बता दी है और अगली सुनवाई में वो कोर्ट रूम में आकर गवाही भी देने वाली है। आखिरकार इस मर्डर के पीछे की असली वजह हमें पता लग चुकी है। आज से 30 साल पहले जो तुमने अपनी बेटी के लिए किया था वही इस बार तुमने यूकी के लिए किया। उसकी ये बातें सुनकर मसाया कहता है यूकी की ये सारी बातें झूठी हैं और इस मर्डर से उसका कोई लेना देना नहीं। असल में वो लड़की मुझे अपने फादर के जैसा मानती है और इसीलिए मेरी जान बचाने को उसने ये झूठी कहानी बनाई है। तो तवाकी उससे कहता है कि यूकी की इस कहानी में उसे पूरी सच्चाई नजर आती है, वरना तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आखिर उस फूड फैक्ट्री का मालिक इतनी रात को तुमसे नदी किनारे मिलने के लिए क्यों आएगा। जरूर उसकी बेटी यूकी ही उसे वहाँ किसी बहाने से लेकर आई होगी। तब मसाया उसे बताता है कि वो आदमी अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसे इलीगल काम करता था जिसके लिए उसे अक्सर ही मेरी मदद की जरूरत पड़ती रहती थी। वो अपने फूड प्रोडक्ट्स में मिलावट करने के साथ साथ काफी सारे एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का लेबल बदलकर उन्हें मार्केट में सप्लाई किया करता था और क्योंकि मैं एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से था तो इसीलिए उसने इन सारे कामों के लिए मुझ पर ही भरोसा दिखाया और इसी वजह से उसने अपनी वाइफ के अकाउंट से कमीशन के तौर पर मुझे 5 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए थे। इन इलीगल कामों को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए हम दोनों ऐसे ही सुनसान जगहों पर मीटिंग करके आगे की प्लानिंग बनाया करते थे। तवाकी उससे कहता है कि जब तुम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा ही चल रहा था तो आखिर तुमने उसका मर्डर क्यों किया। इस सवाल के जवाब में मसाया कुछ भी नहीं कहता। वो तवाकी से रिक्वेस्ट करता है कि यूकी को गवाही के लिए कोर्ट रूम में ना बुलाया जाए क्योंकि मसाया की नज़र में उस लड़की की इज्जत उसकी जान से कहीं ज्यादा कीमती है। तवाकी कहता है कि मैं तुम्हारा वकील हूँ और किसी भी हाल में तुम्हें मौत की सजा से बचाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगा। फिर अगले दिन कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले तवाकी और यूकी की मुलाकात होती है। तवाकी उससे कहता है कि मसाया के पास ऐसा कोई भी कारण नहीं जिससे वो उस आदमी का मर्डर करे, लेकिन फिर भी उसने आज तक कभी भी खुद को बेगुनाह नहीं बताया, तो इसका मतलब साफ है कि वो असली कातिल को बचाना चाहता है। मुझे अब इस बात का पूरा यकीन है कि मसाया ने वो मर्डर नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो मर्डर जरूर तुमने ही किया होगा और फिर तुमको बचाने के लिए ही मसाया ने ये सारा इल्जाम अपने सर पर लिया। कुछ देर बाद इस केस की आखिरी सुनवाई शुरू होती है। यूकी को गवाही के लिए विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। वो जज के सामने इस मर्डर के पीछे का सारा सच बताना चाहती थी, लेकिन मसाया को देखकर उसे अपना वो प्रॉमिस याद आता है कि वो कभी भी इस मर्डर के लिए खुद को गुनहगार नहीं मानेगी। मसाया ने ही जेल जाने से पहले उसे ये सब कुछ समझाया था, इसीलिए यूकी अपनी गवाही में इस मर्डर के पीछे की असली सच्चाई नहीं बताती। वो जज के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मसाया एक अच्छा इंसान है, तो इसीलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। फिर इसके बाद जब मसाया को गवाही के लिए बुलाया जाता है तो इस बार तो वो जज के सामने एक बिल्कुल ही नई कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि मैंने उस आदमी को नहीं मारा है, लेकिन अपने वकीलों के कहने पर ही मैंने उस मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लिया, क्योंकि मुझे मेरे लॉयर ने ऐसा कहा था कि अगर मैं अपने गुनाह को कबूल कर दूं तो मैं फांसी की सजा से बच सकता हूं। मसाया की ये बातें सुनकर जज के साथ साथ यहाँ के सारे वकील भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद जज उन दोनों साइड के वकीलों को अपने चैम्बर में बुलाकर पूछता है कि वो आखिर क्या चाहते हैं, क्योंकि जूरी ने तो पहले ही मसाया को गुनहगार मानते हुए उसे मौत की सजा सुना रखी है। यहाँ पर चले कुछ देर तक के डिस्कशन के बाद आखिरकार मसाया के केस में फैसला सुनाया जाता है।
कोर्ट ने इस केस में उसे पूरी तरह से गुनहगार माना है। बार बार अपना बयान बदलना, सरकारी वकीलों पर झूठा इल्जाम लगाना और खुद को बचाने के लिए विक्टिम की वाइफ पर भी झूठे आरोप लगाना, और साथ ही साथ उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हुए कोर्ट उसके ऊपर मर्डर और रॉबरी का चार्ज लगाकर उसकी फांसी की सजा को ऐसे ही बनाए रखने का फैसला लेती है। अपने लिए फांसी की सजा सुनकर मसाया की आंखों में सुकून था। तवाकी ने उसे बचाने के लिए जो एफर्ट्स डाले वो उन सभी के लिए उसे शुक्रिया कहकर यहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद यूकी तवाकी को इस मर्डर के पीछे की पूरी कहानी बताती है कि किस तरह वो उस दिन अपने फादर को बहला फुसलाकर उस नदी के किनारे लेकर गई। फिर मसाया की हेल्प से उसे बेहोश करने के बाद यूकी ने अकेले ही उस आदमी का मर्डर किया था। लेकिन मसाया ये नहीं चाहता था कि यूकी कभी जेल जाए, इसीलिए उसने उस डेड बॉडी को आग लगाकर फिंगरप्रिंट्स वाले सारे सबूत मिटा दिए और बाद में इस केस से जुड़ी और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना हो, इसीलिए उसने सारा इल्जाम अपने ही सर पर ले लिया। फिर अगले दिन एक आखिरी बार तवाकी मसाया से मिलने के लिए जाता है। तवाकी उससे कहता है कि अगर तुम चाहते तो मौत की सजा से बच सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर कोर्ट में वो सारा ड्रामा क्यों किया। मसाया कहता है कि उसे इस बात का डर था कि आज नहीं तो कल यूकी की हिम्मत टूट सकती है और कभी न कभी वो कोर्ट के सामने वो सारी सच्चाई बता सकती है जिसे मैं छुपाना चाहता हूँ। तवाकी कहता है लेकिन ये सब करके तुम्हें आखिर क्या मिल गया। मसाया कहता है कि उसे हमेशा ही लगता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, लेकिन अब उसे इस बात का सुकून है कि मरते मरते वो किसी के तो काम आ सका। वो कहता है कि मेरे लिए ये गर्व की बात है कि अपनी एक बेटी के लिए मैंने 25 साल की सजा काटी और अब दूसरी बेटी के लिए फांसी पर चढ़ने वाला हूँ। तवाकी के लिए तो उसकी ये सारी बातें पागलपन जैसी थीं, लेकिन मसाया को लगता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जी चुका है और अब खुशी खुशी मौत को गले लगाने को तैयार है। मूवी के आखिरी सीन में हम तवाकी को एक चौराहे पर खड़ा हुआ देखते हैं। इस जगह से गुजरने वाले 4 अलग अलग रास्तों को देखकर वो सोचने लगता है कि इनमें से कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं है, बात बस इतनी है कि इन चारों की मंजिलें अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार हम इंसानों की भी जिंदगी को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ सही और गलत से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि किसी भी इंसान ने अपने लिए किस तरह की जिंदगी चुनी। भले ही तवाकी की नज़र में मसाया का वो सेक्रीफाइस एक बेवकूफ़ी है, लेकिन मसाया की नज़रिए से देखा जाए तो वो सब कुछ उसके लिए अपनी बेमतलब सी पेनफुल जिंदगी को ख़त्म करने का एक तरीका था। और ऐसे ही मिले जुले इमोशंस के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।